गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखा, गवर्नर का ऑफिस ऑफ टेन्योर देखा, जो है अपॉइंटमेंट हुआ, टेन्योर हुआ, और क्या कंडीशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कहते हैं, इसके बाद जो है ओथ एफर्मेशन देखा, और साथ ही साथ हमने गवर्नर का जो है रिमूवल देखा, जो है गवर्नर का रिमूवल कैसे हो सकता है। बीपी सिंघल का हमने केस देखा, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2010। इसके बाद हम चलते हैं कि गवर्नर की पावर्स क्या है। पावर्स ऑफ गवर्नर्स को हमें एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को जानना होगा, बेसिकली कि जिस एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते जो है एग्जीक्यूटिव पावर उसकी कहाँ रिलाई करती हैं, कहाँ वेस्ट करती हैं, और किन किन मामलों में कहाँ तक अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल जो है गवर्नर वो कर सकता है। आर्टिकल 154 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि executive power of the state vests with the governor. He may exercise his power either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. यही बात आपका आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 भी कहता था कि all the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. It means the same expectation from the governor as it was expected from the president regarding executive functioning of the union as well as the state. All it must be within the ambit of the constitution. All it must be within the accordance of the constitution. Same expectation that it was expected from the president. Same expectation was with the governor. फिर आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 2 कहता है, जो कि अब आर्टिकल 154 जो है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट सब क्लॉज 1 ये कहता है कि सभी जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट हैं वो आपके गवर्नर में निहित है जो है। लेकिन आगे 154 का सब क्लॉज 2 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, 2 क्लॉजेस इसमें है, ए है, बी है, कि किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई फंक्शन अगर गवर्नर के अलावा किसी और के परफॉर्मेंस के रिगार्ड में दिया गया है तो वो 154 सब क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं होगा। और दूसरा सब क्लॉज बी कहता है इसका कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू अगर बाय द मींस ऑफ लॉ करवा रहे हैं तो वो भी आर्टिकल 154 सब क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं होगा जो है। यानी कि भले ही सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर निहित है गवर्नर के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है, वो चाहे तो किसी फंक्शन को, किसी गवर्नर के ही फंक्शन को जो है किसी और गवर्नर की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के थ्रू बाय द मींस ऑफ लॉ वो करा सकती है। तो उसके पहले क्लॉज था कि एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि ऐसी कोई लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में भी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कोई और ऐसी पोजीशन है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें भी जो है आर्टिकल 154 सब क्लॉज 1 का वायलेशन ये नहीं माना जाएगा जो है। Nothing in this article shall be deemed to transfer to the governor any function conferred by any existing law on any other authority, or B है prevent parliament or the state legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the governor। अब है आर्टिकल 154 में हमने देखा कि सभी एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में वेस्ट हो रही है। अब हम आर्टिकल 154 को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 162 के साथ, जो कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है कि हाउ मच एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेरीज जो है। तो आर्टिकल 162 कहता है कि
subject to the provisions of the Constitution, the executive power of state extends to matter with respect to which legislature of state has power to make laws. यानी कि जिन जिन विषयों पर उस राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होगा, उन सभी विषयों पर उन सभी विषयों पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सटेंड होगा। जो यानी कि जिन जिन विषयों पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, उन सभी स्टेट्स पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो एग्जीक्यूटिव हेड है आपके स्टेट का जो है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें एक प्रोविजो आगे ऐड किया गया है। प्रोविजो क्या कहता है कि इट प्रोवाइडेड दैट इन एनी मैटर with respect to which the legislature of a state and parliament have power to make laws, the executive power of the state shall be subject to and limited by the executive power expressly conferred by the constitution or by any law made by parliament upon the union or authorities thereof. ये कह रहा है कि किसी ऐसे विषय पर जिस पर कि उस स्टेट को और पार्लियामेंट दोनों को लॉ बनाने का राइट है, तो उस पोजीशन में एग्जीक्यूटिव उस कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, उस पर लिमिटेशन है, उस पर सब्जेक्शन है कि अगर उस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दी है तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सटेंड होगा जो है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में क्या है, अगर ये प्रोविजो ना हो तो जिन जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट कंसर्न स्टेट लॉ बना सकता है, उन सभी सब्जेक्ट्स पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो एक्सटेंड होगी। यानी कि जो गवर्नर है उन सभी सब्जेक्ट्स पर जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे खुद या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू जो है। लेकिन हाँ, प्रोविजो क्या है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिस पर कि केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है, तो उस सब्जेक्ट पर अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दी है तो उस समय उस स्थिति में जो है जो गवर्नर की पावर है वो सीमित हो जाएगी रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव पावर। जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के इस्तेमाल में वो पावर में उसमें सब्जेक्शन लग जाएगा, उस पर लिमिटेशन लग जाएगी, और ऐसे में जो है जो पार्लियामेंट की बनाई लॉ है वो वहां पर प्रिवेल करेगी जो है। फिर आपका आता है कि आर्टिकल 166 है जो है 166 आपका जो है ये इट्स कंडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस है कि काम को आसान बनाने के लिए गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर जो है रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है ताकि मिनिस्ट्री के काम को बड़ी आसानी के साथ किया जा सके। आर्टिकल 166 says that all executive action of the government of the state is expressed to be taken in the name of the governor, and an executive order issued in the name cannot be modified or cancelled by yet another executive order not having been issued in the governor's name. Article 166 of clause 2 कहता है कि executive function shall be authenticated in manner specified in the rules made by governor. ये रूल्स कौन बना रहा है? गवर्नर बना रहा है। किसकी एड और एडवाइस पर बना रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे बना रहा है। फिर आपका 166 सब क्लॉज 3 कहता है कि गवर्नर इज ऑथराइज्ड टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड फॉर इट्स एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स insofar as it is not business with respect to which the governor is by or under the constitution required to take in his discretion जो है। यानी कि ये वो जॉब्स का एलोकेशन है जहां पर कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर ही गवर्नर बनाएगा। किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा उसे फंक्शन परफॉर्मेंस के लिए देना है, हमने पढ़ा ना 153 में लिखा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को खुद परफॉर्म करे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू परफॉर्म करे,
तो ये जो मंत्रीगण हैं, ये जो जो मिनिस्ट्रीज हैं जो उन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, ये वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं जो कि गवर्नर के नीचे काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 166 सब क्लॉज 3 इस बात को जस्टिफाई कर रहा है भाई कि वंस द मिनिस्ट्रीज आर प्रॉपर अलॉटेड, तो उस पोजीशन में जो है उसमें जो है अपने डिस्कशन को इस्तेमाल करने की जरूरत जो है, क्या कहते हैं, नहीं है। वहां पर जो है गवर्नर को आके जो है। इसके अलावा आपका आता है 167, जहां पर कि ये जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की जो है कि गवर्नर को वो सभी इंफॉर्मेशन दे जो गवर्नर चाहता है, या उसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नर को अपने सभी डिसीजंस के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी डिसीजंस के बारे में वो कम्युनिकेट करे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन जो है, जो कुछ भी वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड में फैसला कर रहा है उसके बारे में तो गवर्नर को बताए ही बताए, और साथ ही साथ अगर कोई नया कानून आने जा रहा है तो उसका क्या प्रपोजल होगा, कैसे होगा जो है, उसके बारे में भी वो बताए जो है। साथ ही साथ इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड में या किसी लेजिस्लेशन के प्रपोजल के रिगार्ड में अगर गवर्नर मांगता है तो उसको वो इंफॉर्मेशन भी उससे देनी चाहिए जो है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 167 इस बात को जस्टिफाई करता है। If the governor so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers in the matter on which the decision has been taken by minister, but which has not been considered by the council, ये कह रहा है कि अगर गवर्नर को ये लगता है, if the governor so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by the minister, but which has not been considered by the council, एक तो ये बात हो गई कि भाई कि ऐसा कोई मिनिस्टर ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं आया है, तो उस रिगार्ड में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकता है कि अगर आपके किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मिनिस्टर ने अलग से कोई फैसला अगर लिया है तो उसके रिगार्ड में भी इन्फॉर्म हमें किया जाए। तो ये जिम्मेदारी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, ये जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते चीफ मिनिस्टर की है। अंडर आर्टिकल 167 में जो है कि वो जो है गवर्नर को अपने इन सभी फैसलों के बारे में जो है वो इन्फॉर्म करें। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर में और क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर में आपका आता है कि गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, इसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। उसके अलावा वो आपका गवर्नर जो है अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन की परफॉर्मेंस में जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट आपका जो है गवर्नर करता है। उसके अलावा जो है जितने भी मिनिस्टर्स आपके हैं और जितने भी आपके एडवोकेट जनरल हैं, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हालांकि भले ही इन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, लेकिन उन्हें वो हटाता नहीं है। इसके अलावा गवर्नर आपका जो है एंग्लो इंडियंस के मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकता है असेंबली में, अगर वो दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, हालांकि प्रोविजन अब खत्म हो गया है। इसके अलावा गवर्नर आपका जो है अगर किसी स्टेट में जो है आपकी स्टेट काउंसिल है जो है, अगर वहां पर किसी स्टेट में राज्यसभा भी अगर है तो उस राज्यसभा में उन मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर सकता है जो कि 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि स्पेशल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनका हो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में या किसी कोऑपरेटिव मूवमेंट में, तो उन्हें जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट में अपॉइंट कर सकता है। तो ये आपके गवर्नर की जो है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो है। फिर हम चलते हैं गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर की तरफ जो है कि गवर्नर की आखिर लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। चूंकि आर्टिकल 168 आपका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर which shall consist of a governor, which shall
कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, यानी कि गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा है, उसका भी हिस्सा है, और उसके पास ये अधिकार है कि वो एड्रेस कर सकता है, मैसेज दे सकता है, सम्मन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, डिसॉल्व उसके लोअर हाउस को कर सकता है। जो भी बिल्स हैं वो बिना उसकी एक्सेंट के पास नहीं हो सकते हैं। कोई बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता है जब तक कि that such a bill is, if it is not accented by him, it cannot become a law. इसके अलावा किसी बिल को वो विथहोल्ड कर सकता है, उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, और अगर वो बिल जो है बिना किसी या उसके रिकमेंडेशन पे अगर उसको बिल पास होता है या विदाउट मॉडिफिकेशन जो है, तो ऐसे में जो है गवर्नर को अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती है बिल अगर दोबारा वो लौट कर आता है। उसके अलावा वो किसी बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंशियल एक्सेंट जो है। उसके अलावा जो है आपका जो गवर्नर है जो है वो हर साल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है गवर्नमेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखता है। जब बजट पेश होता है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखता है। इसके अलावा जो है वो मनी बिल के रिगार्ड में ग्रांट की बात रखता है। हाउस के सामने जो है फाइनेंशियल बिल या मनी बिल बिना उसकी रिकमेंडेशन के जो है उसकी प्रायर रिकमेंडेशन के बिना जो है वो पास नहीं हो सकता है, हाउस में उसको रखा ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपके लेजिस्लेटिव पावर के रिगार्ड में आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी जो है दी हुई है। इसके अलावा गवर्नर के पास एक जो सबसे बड़ी पावर है वो है, जो पावर आपके प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, वो है वीटो की पावर जो है। कि गवर्नर की वीटो की पावर आखिर क्या है? तो गवर्नर की जो वीटो की पावर वो कहाँ है? वो आपके इसी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। When a bill is passed by the state legislature, is presented to the governor for his assent. कोई बिल अगर राज्य की विधानसभा ने पास किया और उसे गवर्नर के सामने रखा कि वहां पर गवर्नर की उसे सहमति मिल जाए, तो गवर्नर क्या कर सकता है? या तो अपनी असेंट दे देगा, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, या वो उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए। He may reserve the bill for the reconsideration of the president, और कुछ केसेस में तो ये मैंडेटरी भी है। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ये बात इस चीज को जस्टिफाई करता है। आर्टिकल 200 रिगार्डिंग असेंट टू बिल्स की बात करता है कि when a bill has been passed by the legislative assembly of a state, in the case when having a legislative council has been passed by both the houses of the legislature of the state, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assent to the bill or that he withholds assent therefrom, and that he reserves the bill for the consideration of the president जो है। तो इस पोजीशन में जबकि उसने बिल को रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल के रिकंसिडरेशन के लिए जो है, तो उस पोजीशन में जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास रियल वीटो पावर आ जाती है रिगार्डिंग द बिल जो है। क्योंकि ऐसे में जब वो बिल प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए रिजर्व कर लिया जाता है, तो या तो उस पर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देगा और या उस बिल को विथहोल्ड कर लेगा। विथहोल्ड करने का मतलब द बिल लैप्स हो जाएगा कुछ दिन बाद जो है, या फिर उस बिल को वो रिटर्न कर देगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस मैसेज के साथ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इस बिल को रिकंसीडर करे, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट सुझाया है, रिकमेंडेशन दी है प्रेसिडेंट ने, तो उसके अकॉर्डिंगली उस बिल में वो चेंजेस करे। स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा जो है, वो उस बिल को रिकंसीडर करेगा 6 महीने के अंदर। वो उस बिल को रिकंसीडर करेगा 6 महीने के अंदर, और भले ही वो इस बिल को
बिना किसी मॉडिफिकेशन के साथ अगर वो वापस फिर भेजता है तो ऐसी पोजीशन में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगा। ऐसी पोजीशन में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगा, क्योंकि वंस अ बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इट कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस इट इज असेंटेड टू बाय हिम। एक बार कोई बिल अगर प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रख लिया गया है, वो तब तक लॉ नहीं बन सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपनी एक्सेंट नहीं दे देगा। जो है ये है आपके गवर्नर की वीटो पावर कि गवर्नर जिस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रख लेगा प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के लिए, वो बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन उस बिल के रिगार्ड में प्रॉपरली नहीं आ जाती है। ये था आपका जो है इसकी लेजिस्लेटिव पावर जो है।